डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है वो है अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो जो उसकी प्रथम जो विशेषताएं हैं, जो विशेषता पहली विशेषताएं हैं इसकी, वो है लिखित तथा संक्षिप्त संविधान, यानी ब्रीफ, छोटा, सबसे छोटा। जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। अगर कंपैरिजन करें ब्रिटिश संविधान के तुलना में, तो विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान इंग्लैंड का संविधान माना जाता है। और इसको लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? जो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण एक विशेष संवैधानिक सम्मेलन के द्वारा किया गया था। यानी संवैधानिक सम्मेलन हुए थे जिसके आधार पर इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसको लिखित संविधान की संज्ञा दी जाती है। और जो अमेरिका का जो संविधान है वो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। ये तो है लिखित संविधान का अर्थ। अब इसको छोटा संविधान क्यों कहा जाता है? विश्व का सबसे छोटा इसलिए कहा जाता है इसको विश्व का सबसे छोटा संविधान क्योंकि इसमें कुल अनुच्छेद 7 हैं, टोटल आर्टिकल है 7। इसलिए विश्व का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान माना जाता है। अमेरिका, यदि हम अन्य देशों की तुलना करें अमेरिका के साथ, जैसे इंडिया की तुलना करें, तो भारत के संविधान के अंदर कुल 395 अनुच्छेद हैं। देखो कितना बड़ा संविधान है। जापान के संविधान के अंदर 103 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है और सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का माना जाता है। नेक्स्ट है जनता संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत, यानी कि जो जनता है संवैधानिक शक्ति का है जो वो अंतिम सोर्स है। कैसे? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि वहाँ के लोगों की संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। कैसे? प्रस्तावना में यह कहा गया कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, जैसे इंडिया की प्रस्तावना में है हम भारत के लोग, इसी प्रकार अमेरिका की प्रस्तावना में है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संपूर्ण संघ का निर्माण करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए, आंतरिक शांति को विश्वसनीय बनाने के लिए, सामान्य रक्षा का प्रबंध करने के लिए, साधारण कल्याण को विकसित करने के लिए, अपने लिए और भावी पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की देन को प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान का निर्माण करते हैं तथा इसे लागू करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावना में जनता संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान है जो सुप्रीम है, सुप्रीमेसी। जो संविधान की जो सुप्रीमेसी है यानी जो सर्वोच्चता है वो अमेरिका संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, क्योंकि
अमेरिका के अंदर है जो संविधान महत्वपूर्ण है, संविधान सुप्रीम है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। यानी कि अनुच्छेद जो 6 है अमेरिका के संविधान का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह संविधान तथा इसके अंतर्गत बनाए जाने वाला संयुक्त राज्य का कानून देश के सर्वोच्च कानून होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी संविधान के अंदर इस प्रकार की बात लिखी गई है किसी अनुच्छेद में, तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर है जो संविधान की सुप्रीमेसी है, संविधान सुप्रीम है, सर्वोच्च है, प्रथम स्थान पर है। और इसका रक्षक संविधान न्यायपालिका इसकी रक्षक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें ब्रिटिश संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, वहाँ पर संसद है जो सुप्रीम है, यानी संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वो सुप्रीम है, संसद की प्रभु सत्ता कायम है। अमेरिका के अंदर यहाँ का संविधान है जो सुप्रीम है। नेक्स्ट है कठोर संविधान। अब कठोर संविधान के अंदर आपको 3 बातें याद रखने की बहुत ज़रूरत है। पहला, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का। विश्व का सबसे लचीला संविधान। दूसरी बात, विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का। तीसरा, विश्व का सबसे कठोर और लचीला संविधान किस देश का है? इंडिया का। तो ये बातें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। कठोर संविधान क्यों है? किस लिए, किस कारणवश इसको कठोर संविधान की संज्ञा दी जा सकती है? किस आधार पर हम इसको कठोर संविधान कह सकते हैं? तो कठोर संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए एक निश्चित विधि है, फिक्स, जिसके आधार पर संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन करने के लिए कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं अपने अपने 2/3 बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन को पास करके तथा कम से कम 3/4 राज्य विधानमंडल और संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि अथवा अनुमोदन करे, तभी जाकर संवैधानिक जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया पूरी होती है। इसको समझने के लिए आप इसका इंडिया के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हो और इंग्लैंड के संविधान के साथ भी इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। जैसे अगर इंग्लैंड के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, तो इंग्लैंड के अंदर लचीला संविधान है, यानी कि वहाँ पर जो संशोधन करने की जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत के द्वारा है, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। और अमेरिका के अंदर है ये व्यवस्था बहुत ही कठिन है, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की एक निश्चित विधि है, मेथड है, जिसके द्वारा संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो किस प्रकार होता है संशोधन अमेरिका के अंदर? किसी संविधान, अगर किसी बिल
यानी कि किसी प्रकार का संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए कांग्रेस के दोनों सदन अपने अपने बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से उस संशोधन को पास करें। फिर उसके बाद कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडल उस संवैधानिक संशोधन की पुष्टि करें उस तथा फिर उसके बाद अनुमोदन करें। फिर जाकर ये संशोधन की प्रक्रिया है ये पूरी होती है। इसी कारण है जो अमेरिका के अंदर आज तक केवल स्थायी संशोधन किए जा चुके हैं आज तक। इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान है जो अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम। संयुक्त राज्य का जो संविधान है उस संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियाँ अलग अलग भागों में विभाजित की गई हैं। जैसे हमारे देश के अंदर है, हमारे देश के अंदर 3 संघात्मक शासन प्रणाली में जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन किया जाता है, इसलिए उसको संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें तो वर्तमान समय में इसमें केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तथा वहाँ 50 राज्य हैं और संविधान की अनुच्छेद की जो पहली धारा है, प्रथम धारा, उसके धारा 8, धारा 9 व 10 में इस बात का उल्लेख किया गया है केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब धारा 8 के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि जिनके संबंध में संघ कांग्रेस के कानूनों का निर्माण कर सकती है, यानी कि कुछ ऐसे विषय अंकित किए गए हैं जिसमें संघ के जो विषय हैं उन पर है जो कांग्रेस कानूनों का निर्माण कर सकती है। धारा 9 में लिखा गया है कि कुछ ऐसे विषय अंकित किए गए हैं जिन विषयों के ऊपर कांग्रेस कानून नहीं बना सकती, यानी कांग्रेस कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। धारा 10 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारों को कानून का निर्माण करने से वर्जित किया गया है। तो जो विषय इन धाराओं में अंकित नहीं किए गए उन विषयों में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों को सौंपी गई है। जैसे हमारे देश के अंदर है 3 सूची हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। राज्य सूची पर राज्य सरकार का, समवर्ती सूची पर दोनों का। और इसके बाद जो विषय बच गए उन पर कानून बनाने का अधिकार भारत के अंदर केंद्र सरकार का है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में अगर 8, 9, 10 इन धाराओं में अंकित कोई विषय नहीं है तो वो विषय
किसके पास जाएगा? वो जाएगा राज्य सरकारों के पास, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों को दी गई हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जो वहाँ के संविधान की महत्वपूर्ण देन कह सकते हैं। और इंग्लैंड के अंदर अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो इंग्लैंड के अंदर एकात्मक सरकार है, यानी वहाँ पर जो शक्तियाँ हैं एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इस प्रणाली के अंदर है जो देश का मुखिया वास्तविक कार्यपालिका होता है, देश का मुखिया वास्तविक कार्यपालिका होता है, या यूँ कहें हम वास्तविक कार्यपालिका देश का मुखिया होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर। तो देश का मुखिया कौन है? अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति, और उसका चुनाव एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है, फिक्स है उसका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए, और निश्चित कार्यकाल से पहले विधानमंडल के द्वारा उसे पद से मुक्त नहीं किया जा सकता, यानी उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक कारण से उसको हटाया जा सकता है, यदि उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए तो उसको हटाया जा सकता है अपने कार्यकाल से पहले। लेकिन यदि महाभियोग नहीं लगाया तो उसको 4 वर्ष के लिए फिक्स है उसका 4 वर्ष का कार्यकाल, तभी उसको वहाँ का वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम इंडिया की बात करें या ब्रिटिश संविधान की बात करें तो वहाँ पर है जो ब्रिटिश संविधान के अंदर नामात्र का मुखिया है और एक है वास्तविक कार्यपालिका। नामात्र का मुखिया वहाँ पर रानी या सम्राट, और वास्तविक कार्यपालिका वहाँ का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वो अनिश्चित होता है। उसको अपने पद से कभी भी हटाया जा सकता है। और मंत्रिमंडल है जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर जो मंत्रिमंडल है वो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, और अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसको अपने पद से कभी भी हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री को। लेकिन अमेरिका के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उसका कार्यकाल निश्चित किया गया है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश का मुखिया विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, और अमेरिका का मुखिया देश की वास्तविक कार्यपालिका है। वह अपनी नीतियों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस के किसी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी कि यूँ कहें उसको अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसको हटाया नहीं जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव का अमेरिका के संविधान के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो अमेरिका के संविधान के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है नागरिकों के अधिकार। अमेरिका के अंदर नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जैसे
धार्मिक स्वतंत्रता का, भाषण देने का, विचार प्रकट करने का, प्रेस की, शांतिपूर्ण इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। और 1776 की अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा में मानव अधिकारों को पूर्ण रूप से मानवाधिकारों पर बल दिया गया। तो अमेरिका के संविधान के अंदर जो प्रथम 10 संशोधन किए गए, उनके अंदर है, इन संशोधनों के अंदर है अमेरिका के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है मौलिक ये अधिकारों का, भाई वहाँ के नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करने जरूरी हैं। इसी कारण वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। 1 से 10 संशोधनों में इनका प्रावधान किया गया है। कोई भी सरकार अथवा उनके अधिकारी इस अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी अधिकारों की को सुरक्षित भी रखा गया है, यानी उनको प्रोटेक्शन भी दी गई, भाई कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन न करे। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता, 2 प्रकार की। दोहरी नागरिकता जहाँ पर 2 प्रकार की नागरिकता हो। अमेरिका के अंदर 2 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। पहली देश की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता। और भारत के अंदर 1 प्रकार की नागरिकता है, इंग्लैंड के अंदर 1 प्रकार की नागरिकता है। तो इस प्रकार अमेरिका के अंदर 2 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। वहाँ के विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस। यानी कि जैसे हमारे यहाँ संसद है, एक कॉमन नाम, संसद के अंदर 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इंग्लैंड के अंदर संसद के 2 सदन, लॉर्ड सदन और कॉमन सदन, इसका एक नामकरण दे दिया संसद। तो इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस का नाम दिया गया है, कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं। कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक तो नियमन सदन जो जनता का सदन है, दूसरा है ऊपरी सदन जिसको हम सीनेट कहा जाता है, जिसको सीनेट कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन में 435 और सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। और प्रतिनिधि सदन के सदस्य 2 वर्ष के लिए और सीनेट के सदस्य 6 वर्ष के लिए वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। तो यहाँ पर भी द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। और जो सीनेट है वो सबसे पावरफुल सदन है जो अमेरिका के अंदर माना जाता है। इस प्रकार अमेरिका में द्विसदनीय विधानमंडल अमेरिकन राजनीतिक परंपरा का अनिवार्य और स्थायी अंग है। नेक्स्ट है सीनेट अधिक शक्तिशाली। जिन देशों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है वहाँ ऊपरी सदन के मुकाबले नियमन सदन को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यानी कि जहाँ जहाँ पर है द्विसदनीय विधानमंडल वहाँ पर है जो नियमन सदन को अधिक शक्तिशाली
घोषित किया गया। जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिश संविधान के अंदर, तो वहाँ पर है जो जनता के सदन को काफ़ी अहमियत प्रदान की गई है। लेकिन अमेरिका के अंदर सीनेट है जो एक शक्तिशाली सदन माना जाता है। सीनेट को शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीनेट राष्ट्रपति द्वारा विदेशों में की गई संधियों की पुष्टि करती है। यदि वह इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान न करे तो उक्त संधियां यानी कि जो की गई संधियां हैं वो लागू नहीं हो सकती। इसलिए इसको विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन कहा जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन किस देश का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन सीनेट अमेरिका का, और विश्व का सबसे कमज़ोर सदन द्वितीय सदन वो है इंग्लैंड का। नेक्स्ट है राज्यों के अपने अलग अलग संविधान। यहाँ ऐड कर लियो राज्यों के अपने अलग अलग संविधान। जैसे हमारे देश के अंदर एक ही संविधान है, राज्यों का कोई अपना अलग संविधान नहीं है। तो अमेरिका के अंदर 50 स्टेट है और वहाँ पर अलग अलग संविधान हैं अलग अलग राज्यों के। तो अमेरिका के अंदर राज्यों के अपने अलग अलग संविधान की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। राज्यों के अपने अलग संविधान भी हैं और देश का एक अलग संविधान है। नेक्स्ट है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या अर्थ होता है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर? शक्तियों को अलग अलग करना। और शक्तियों को अलग अलग करने से क्या होगा? तो हम कह सकते हैं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो इसका अर्थ है कि सरकार की विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों को किसी एक व्यक्ति अथवा एक संस्था में केंद्रित न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं नष्ट होने की संभावना रहती है। तो इसी प्रकार संविधान निर्माताओं ने सरकार की तीनों शक्तियों को भिन्न भिन्न संस्थाओं को सौंपा गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद द्वारा विधानपालिका, कांग्रेस को द्वितीय अनुच्छेद द्वारा, जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद द्वारा विधानिक शक्तियाँ कांग्रेस को, द्वितीय अनुच्छेद द्वारा कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को, और तीसरे अनुच्छेद द्वारा न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई हैं। यानी कि अलग अलग रखा गया है तीनों को। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो अमेरिका के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये थे हमारे ब्रिटिश संविधान की और अमेरिका के संविधान की तुलनात्मक विशेषताएं। तो किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है। थैंक यू।